हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे फंक्शन क्या होते हैं, जावा में फंक्शन कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। फंक्शन या मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमारे प्रोग्राम में बार बार रीयूज किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम, देन पैरामीटर। यहाँ पर हमारी होती है फंक्शन की बॉडी। तो फंक्शन हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कुछ इनपुट लेता है एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग करता है, मीन्स कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड देन हमें आउटपुट दे देता है। तो जो ये इनपुट होता है वो हमारा पैरामीटर होता है एंड यहाँ पर हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं एंड ये हमारा आउटपुट आ रहा है। आउटपुट एक टाइप से होता है रिटर्न वैल्यू। चलिए इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि आपके घर में एक शेफ है जो अलग-अलग डिशेस बना सकता है, जैसे पिज्जा, पास्ता और चाय। जब भी आपको कुछ खाना है, तो आप शेफ को बोलते हैं और वो उस काम को अंजाम दे देता है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट क्या हुआ? शेफ को कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट एंड रेसिपी मिलती है, वो हमारी हो गई इनपुट। इंग्रेडिएंट्स एंड हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग, जो ये हमारा फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बेसिकली वो चीज हमारी प्रोसेसिंग है। सेफ इंग्रेडिएंट का यूज करके प्रोसेसिंग करता है, यानी खाना पकाता है, वो हो गया हमारी प्रोसेसिंग। एंड थर्ड इज आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद आपको एक रेडी डिश मिलती है जो आप इंजॉय कर सकते हैं, वो हो गई आपकी आउटपुट। इस एनालॉजी के थ्रू हम फंक्शन के थ्योरी को कैसे काम करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रामिंग में फंक्शन एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है। ये हमारा एक कोड ऑफ ब्लॉक हो गया जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ये हमारा यहाँ पर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इस एग्जांपल को लें तो ये हमारा खाना पका रहा है। जब भी आपको वो टास्क चाहिए होता है, आप फंक्शन को कॉल करते हैं। मीन्स जब भी आपको कुछ डिश चाहिए होता है, आप शेफ को बोलते हैं एंड वो आपको पका के दे देता है। ऐसे ही फंक्शन में जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, हम फंक्शन को कॉल करते हैं एंड फंक्शन अपना काम करता है और आपको आउटपुट दे देता है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपके पास एक कैलकुलेटर है जो अलग-अलग कैलकुलेशन कर सकता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब अगर हर बार आपको एडिशन करना है, तो आप वही एडिशन का कोड बार-बार लिखने से बेटर है एक फंक्शन बना लो जो एडिशन का काम करे। जब भी हमें एडिशन परफॉर्म करवाना होगा, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड फंक्शन हमें एडिशन परफॉर्म करके आउटपुट दे देगा। ऐसे ही अगर हमें बार-बार सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो बार-बार सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने से अच्छा है आप एक फंक्शन बना लो सब्ट्रैक्शन का एंड इसमें आप इनपुट बस दे दो, फंक्शन आपको बार-बार सब्ट्रैक्शन का आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब भी आप फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है। मीन्स जब भी आपको यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करना है, तो आपको बार-बार एडिशन का कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। आप एक बार एडिशन का कोड लिख लिए एंड उसके बाद वो आपका हो गया फंक्शन। अब उसमें आप इनपुट दे देंगे एंड वो आपको आउटपुट दे देगा। मीन्स कोड आपको बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फंक्शन लिखने के बाद आप उसे बार-बार कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एडिशन में देखा, बार-बार एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमने बार-बार फंक्शन को कॉल किया, जो हमने एडिशन नाम से बनाया था एंड वो आपको एडिशन करके दे देता है आउटपुट। एंड फंक्शन का एक और काम है, जो कर देता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड कोड। ये कोड को ऑर्गेनाइज करता है।
फंक्शन से कोड क्लीन और स्ट्रक्चर्ड होता है। अब चलिए हम इसके सिंटैक्स के एक-एक कंपोनेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट इज रिटर्न टाइप। ये बताता है कि फंक्शन का आउटपुट किस टाइप का होगा। यहाँ पर यदि हम इंट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन का आउटपुट है वो इंटीजर टाइप का है। अगर हम फ्लोट यूज करें, अगर हम स्ट्रिंग यूज करें, तो फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। अगर हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे तो हम वायर्ड यूज करते हैं। एंड सेकेंड हम देख लेते हैं फंक्शन नेम। ये वो नाम है जो आप फंक्शन को देते हैं। जावा में फंक्शन का नेम हम कैमल केस में लिखते हैं। अगर हमें 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड 2 नंबर। ये हम देख रहे हैं कैमल केस में है। एंड जो ये फंक्शन नेम है, ये बताता है कि फंक्शन क्या काम करेगा। यहाँ पे हमने लिया था ऐड टू नंबर फंक्शन का नेम। इससे हमें पता चल रहा है कि हम 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं, मीन्स सम फाइंड कर रहे हैं। अब हम थर्ड देख लेते हैं पैरामीटर। ये वो वैल्यू है जो फंक्शन के इनपुट के रूप में पास होती है। पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। अगर जरूरत है तो लिखते हैं, अगर फंक्शन में जरूरत नहीं है तो नहीं लिखते हैं। बिना पैरामीटर के भी फंक्शन हमारा बन सकता है। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट निकले। एक इनपुट जो हो गया हमारा ये पैरामीटर, एंड सेकेंड इज प्रोसेसिंग जो ये हमारा फंक्शन करता है, एंड थर्ड हो गया आउटपुट, मीन्स ये जो हमारी रिटर्न टाइप, ये जो रिटर्न वैल्यू निकल रही है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका ये एटीएम मशीन है जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर और पिन देते हैं। तो यहाँ से हमने अकाउंट नंबर एंड पिन इनपुट दे दिया, एंड ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद ये आपका बैलेंस या विड्रॉल अमाउंट आउटपुट के फॉर्म में दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एटीएम मशीन है, इसमें हमारा एक कोड लिखा गया है जो आपकी अमाउंट या फिर विथड्रॉ अमाउंट या फिर टोटल बैलेंस सारी चीजों का एक कोड है। जब भी आप यहाँ पर इनपुट देते हैं, ये बस फंक्शन को कॉल करता है एंड डायरेक्ट आपको आउटपुट दे देता है। जब भी हमने जावा का कोड लिखना स्टार्ट किया था, तो हमने वहां पर ये देखा था पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर्गुमेंट्स। तो ये मेन हमारा एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप होता है वायर्ड। ये हमने आपको पीछे एक्सप्लेन कर ही दिया है। स्टैटिक का मतलब है अगर आपका जो ये मेथड है, अगर ये स्टैटिक है तो उसे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आपका मेथड नॉन स्टैटिक होता तो उसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। इसको हम थ्रू ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, एंड इसे हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका रिटर्न टाइप हो गया, ये आपका मेथड का नाम हो गया, ये आपका पैरामीटर हो गया। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे पब्लिक एंड स्टैटिक लगाया है। तो यहाँ पर आप अपने जब भी फंक्शन का नाम बनाएं, उसके पहले यहाँ पर लिख दे पब्लिक एंड स्टैटिक। इसको आगे हम अभी डिटेल में समझेंगे। जब भी हम फंक्शन का नाम लिखें, तो ये ध्यान दें कि रिजर्व कीवर्ड का यूज ना करें। इसको आप खुद से डिफाइन करें। जैसे अभी हमने सम कैलकुलेट किया, तो हमने प्रिंट सम नाम का फंक्शन बना देते हैं। अगर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट फैक्टोरियल। ऐसे आप खुद से फंक्शन का नाम बनाएं, रिजर्व कीवर्ड का यूज ना करें। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आपने जो ये पैरामीटर पास किया है,
यहाँ पर आप पैरामीटर किसी भी डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे इन, फ्लोट, डबल, बुलियन कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पास करके देख लेते हैं इंट ए, स्ट्रिंग, फ्लोट पी, ऐसे हम पैरामीटर को पास कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रिंट अ गिवन नंबर इन अ फंक्शन। छोटा सा एग्जाम्पल आपको फंक्शन और इनपुट आउटपुट को समझने में मदद करेगा। चलिए कोडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले स्टेप वाइज स्टेप समझ लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा यूजर से इनपुट लेना। सेकेंड स्टेप रहेगा फंक्शन बनाना, जहां पर हम नंबर को प्रिंट कर सकें। ये फंक्शन हमारा नंबर को प्रिंट करेगा। तो जावा में हम यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो इससे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे एंड यहाँ पर हम नंबर को प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट नंबर नेम से, जो यूजर से लिया हुआ नंबर को प्रिंट कर देगा। तो जो ये नंबर आप इनपुट लेंगे, ये आप मेन मेथड में लेंगे एंड उस नंबर को आप इस फंक्शन में पास करेंगे। तो आपका ये फंक्शन प्रिंट करके दे देगा नंबर को। तो चलिए इसे हम कोड से देखते हैं। जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके लिए हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर द नंबर। अब हम इस नंबर को यूजर से इनपुट लेते हैं। इंट नंबर इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट नंबर नेम से। पब्लिक स्टैटिक फंक्शन का रिटर्न टाइप हम वाइड रख देते हैं। प्रिंट नंबर। अब हम प्रिंट कर देते हैं नंबर को एंड यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं नंबर। अब हम फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं। तो हमारे फंक्शन का नाम है प्रिंट नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट नंबर एंड ये जो हमने इनपुट लिया था नंबर, वो इसमें पैरामीटर के फॉर्म में पास कर देते हैं नंबर। अब चलिए हम समझते हैं ये हमारा रिटर्न क्या है। अब समझते हैं ये रिटर्न का क्या मतलब होता है और कैसे ये फंक्शन का रिजल्ट या आउटपुट वापस भेजने का काम करता है। तो रिटर्न का बेसिक मतलब है जब भी हम फंक्शन बनाते हैं जो कोई कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो कई बार हमें उसका रिजल्ट या आंसर चाहिए होता है। इस काम के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज होता है। फंक्शन में रिटर्न से हम एक वैल्यू या रिजल्ट वापस भेजते हैं जो फंक्शन के कॉल होने पर मिलता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको अगर एक लेटर लिखना हो एंड उसे किसी के पास भेजना हो, तो आपने एक लेटर लिखा, अब उस लेटर को किसी तक पहुंचाना है। तो रिटर्न वो प्रोसेस है जो लेटर भेजने का काम करता है। मीन्स जब फंक्शन खत्म होता है, रिटर्न लिखा होता है। हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में देखा जब हमने प्रिंट नंबर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने नंबर को प्रिंट कर दिया था एंड यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज किया था। जब फंक्शन खत्म होता है और रिटर्न लिखा होता है, तो वो रिजल्ट को वापस फंक्शन के कॉलर
मतलब जिसने फंक्शन को कॉल किया था उसके पास भेज देता है। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिटर्न। पहला, रिजल्ट को वापस भेजना। मतलब फंक्शन में जो भी कैलकुलेशन हो रहा है उसका रिजल्ट वापस चाहिए तो रिटर्न का यूज करते हैं। एंड सेकेंड, फंक्शन को खत्म करना। रिटर्न लिखने से फंक्शन वहीं पर खत्म हो जाता है, उसके बाद फंक्शन में कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम थर्ड देख लेते हैं, डिफरेंट रिटर्न टाइप। आप किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग या फिर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसे समझेंगे। तो ये हमारा कोड था जिसको हमने अभी लिखा। अब इसे रन कराते हैं। यहाँ पर हमारा पूछा है इंटर द नंबर। जिस नंबर को हमें प्रिंट करवाना है उस नंबर को हम इंटर कर देते हैं एंड प्रेस करते हैं इंटर। ये हमारा आ गया आउटपुट। जिस नंबर को हमने यूजर से लिया था वो हमारा आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस एग्जाम्पल में देखा कि हमने कैसे यूजर से एक नंबर को इनपुट लेते हैं एंड उसे प्रिंट करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो मेमोरी में क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समझना हेल्प करता है जावा किस तरह से मेमोरी को एलोकेट और मैनेज करता है जब हम फंक्शन यूज करते हैं। तो जावा में जो भी मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है उसको हम सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। ये जो आपकी स्टैक मेमोरी होती है वो टेम्पोरेरी मेमोरी होती है एंड जो हीप मेमोरी होती है ये परमानेंट मीन्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इसे आप शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी बोल सकते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है वो आपके फंक्शन कॉल, वेरिएबल, इन सब के लिए यूज होती है। एंड जो आपकी हीप मेमोरी है ये आपकी यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स एंड रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर करते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे अभी। स्टैक का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में होता है। जैसे आप एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखते हो, तो ये आपका स्टैक का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीजों को रखना। ये जो है उसे आप बोलते हैं स्टैक फ्रेम। तो स्टैक में सबसे पहले जो फ्रेम बनेगा वो आपका मेन का बनेगा। ये जो है वो मेमोरी का ही कुछ पार्ट होगा जो आपको एलोकेट हो जाएगा मेन मेथड को। तो यहाँ पर आपने देखा था जो स्टैक है वो आपकी वेरिएबल, फंक्शन कॉल इन सबको स्टोर करता है। तो मेन मेथड के जितने भी वेरिएबल हैं ये सारे यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। ये वेरिएबल भी यहाँ पे स्टोर रहेंगे। अभी आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर आपने यूजर से इनपुट लिया था, ये आपका मेन मेथड हो गया। एंड यहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल कर दिया था। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया था प्रिंट नंबर नेम से एंड उसमें पैरामीटर आपने नंबर दिया था। यहाँ पे आपने नंबर को प्रिंट किया था। तो जब भी आपको इस नंबर को प्रिंट करवाना था तो ये जो आपका मेन मेथड है वहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया था। तो हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं प्रिंट नंबर। एंड यहाँ पर आपने यूजर से जो नंबर लिया था उसे यहाँ पर पास कर दिया। तो ये था हमारा कोड। तो जैसे ही आपका ये मेन मेथड इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है तो एक और स्टैक फ्रेम बन गया। यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया प्रिंट नंबर एंड इसके जितने भी वेरिएबल होंगे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और जब ये प्रिंट नंबर कोई वैल्यू रिटर्न कर दिया तो ये मेमोरी से हट जाएगा। तो ये यहाँ से हट गया एंड इसने जो वैल्यू रिटर्न करी थी वो यहाँ पर आ गई मेन मेथड में।
और जैसे ही मेन फंक्शन खत्म हुआ, ये भी मेमोरी से हट जाएगा। तो हम जितना ज़्यादा फंक्शन बनाएंगे, उतना ही हमारा मेमोरी का स्टैक भरता जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते एंड यहाँ पर इसको कॉल कर लेते, एक और हमारा स्टैक फ्रेम बन जाता। अगर एक और हम फंक्शन बना लेते एंड उसको भी यहाँ पर कॉल कर लेते, तो एक और स्टैक फ्रेम बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने हमारे फंक्शन बन रहे हैं, उतने ही मेमोरी के जो ये स्टैक फ्रेम है वो भी बन रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा? फंक्शन कॉल होने पर स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। ये आपका स्टैक हो गया, ये आपका मेन हो गया। अगर ये किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है तो एक स्टैक फ्रेम बन गई। अगर और फंक्शन है तो उसकी स्टैक फ्रेम बन जाएगी। ऐसे ही बनती जाएगी। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो स्टैक मेमोरी में उस फंक्शन के लिए एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। तो हमने अगर एक फंक्शन को कॉल किया तो ये एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट हो गया। ये स्टैक फ्रेम फंक्शन के वेरिएबल और पैरामीटर को टेम्पोरेरी स्टोर करता है। जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाता है, ये स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाता है और मेमोरी आपकी फ्री हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं ऐड नंबर का। तो चलिए इसे डायरेक्ट हम कोड से समझते हैं। हमें ऐड नंबर परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड नंबर्स एंड यहाँ पर हम नंबर पास कर रहे हैं। 2 नंबर पास कर देते हैं, इंट ए एंड इंट बी। अब इसका सम क्या होगा? इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा एंड हम सम को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सम। यहाँ पर जो हमने नंबर लिया था वो इंटीजर टाइप का था, इसलिए यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंटीजर यूज किया। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। हमारे फंक्शन का नाम था ऐड नंबर्स एंड इसमें हम कोई भी 2 पैरामीटर पास कर देते हैं। सपोज हम 5 एंड 6 पास कर दे रहे हैं, तो हमारा सम 11 आना चाहिए। एंड ये जो हमने फंक्शन को कॉल किया, इसे हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देते हैं, प्रिंट। अब इसे रन करा के देखते हैं। हमारा आउटपुट आ गया 11। जब भी जो ये फंक्शन ऐड नंबर 5 6 है, जब भी कॉल होती है तो ए बी और सम वेरिएबल के लिए एक नया स्टैक फ्रेम बन जाता है। चलिए इसे हम देखते हैं ऐसे। तो हमारा एग्जाम्पल ये था, हमने पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड नंबर एंड पैरामीटर लिए थे इंट ए एंड इंट बी एंड हमने सम कैलकुलेट कर लिया था, इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी एंड यहाँ पर हमने सम को रिटर्न करा दिया था। उसके बाद हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्गुमेंट्स एंड यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया था इस फंक्शन को कॉल करके। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया ऐड नंबर एंड इसमें पैरामीटर दे दिया था 5 एंड 6। तो ये था हमारा टोटल कोड। तो ये हमारा है स्टैक, यहाँ पर मेन। जब भी जो ये मेन मेथड है ऐड नंबर को कॉल करता है, एक नया स्टैक फ्रेम बन जाता है। वहां पर आ जाता है ऐड नंबर 5 एंड 6 एंड इसके जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या क्या थे? ये हमने 5 6 लिया था, मीन्स ए एंड बी इस फंक्शन के वेरिएबल है, ऐड नंबर के ए एंड बी इसके वेरिएबल है एंड यहाँ पर एक हमने सम नाम का वेरिएबल यूज किया है, ये भी इसमें आ जाएगा। तो स्टैक फ्रेम में ये हमारी ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 एंड सम, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाएगा। सम की वैल्यू हमारी कितनी कैलकुलेट हुई थी? 5 प्लस 6 11 कैलकुलेट हुई थी, वो भी यहाँ पर स्टोर हो गई। जैसे ही ये रिटर्न सम एग्जीक्यूट होता है, ये स्टैक फ्रेम मेमोरी से डिलीट हो जाएगी एंड ये रिटर्न कर जाएगा। तो ये था हमारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम कुछ फंक्शन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रिंट
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। पिछले प्रॉब्लम में हमने दो नंबर का एडिशन परफॉर्म किया था, बट वहां पर हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया था। अब हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे एंड वहां पर हम यूजर से इनपुट लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम फर्स्ट नंबर को इनपुट ले लेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर। इसको इनपुट लेने के लिए हम लिखेंगे इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम सेकेंड नंबर को इनपुट लेते हैं, इंटर द सेकेंड नंबर, इंट बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं मल्टीप्लाई नाम से, पब्लिक स्टैटिक इंट मल्टीप्लाई। इसमें हम पैरामीटर पास कर दे रहे हैं इंट ए एंड इंट बी। इसके बाद हम मल्टीप्लाई को कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मल्टी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब हम इसे रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न मल्टी। यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप को इंटीजर यूज किया, क्योंकि जब हम दो इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाएंगे तो हमारा आउटपुट इंटीजर आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप को इंटीजर लिखा। उसके बाद अब हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एंड फंक्शन कॉल करने के बाद उसे हम प्रिंट कर देते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पैरामीटर पास कर देते हैं ए एंड बी। कोड रन कराते हैं, यहाँ पर हमारा ये रहेगा। अब कोड को अगेन रन कराते हैं, यहाँ पर पूछा इंटर दी फर्स्ट नंबर, हम 7 डाल देते हैं, सेकेंड नंबर हम 5 डाल देते हैं। हमारा ये मल्टीप्लाई होकर 35 आउटपुट आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को ले लेते हैं। हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हम फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, अगर हमारा कोई नंबर n है तो उसका फैक्टोरियल हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फैक्टोरियल n हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 n माइनस 2 एंड डिक्रीज होते होते ये 1 तक जाएगा। हमारी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। हम कैलकुलेट कर लेते हैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। हमारी n की जगह हम 5 को ले लेंगे एंड इस वाले फार्मूला में रख देंगे, तो हो जाएगी 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ये कैलकुलेट होकर आएगी 120। अगर हमें 3 की कैलकुलेट करनी हो तो 3 2 डिक्रीज करते करते हम 1 तक जाएंगे एंड आ जाएगी हमारी 6। ऐसे ही 2 की करेंगे तो 2 इंटू 1, ये हमारी आ जाएगी 2। एंड हमने 0 एंड 1 का तो देख ही लिया। तो जो हमारा फैक्टोरियल था उसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लूप से जिसे हम इटरेटिव अप्रोच बोलते हैं एंड सेकेंड इज यूजिंग रिकर्जन। अभी हम ये इटरेटिव अप्रोच देखेंगे, जब हम रिकर्जन कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो हम वहां पर अगेन इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व करेंगे। तो हम चलिए इससे देखते हैं। इससे करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर को यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो यूजर से हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे फैक्टोरियल नाम से एंड वहां पर हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा।
जो हमारे इंट आई इक्वल टू n टू 1 जाएगी, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस। हम इसको ऐसा क्यों चलाएं? हमने फैक्टोरियल का डेफिनेशन देखा था, n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड 1 तक। ये आप देख रहे हैं n से डिक्रीज होके 1 तक जा रही है, इसलिए हमने आई इक्वल टू n टू आई इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हैं 1 तक जा रही है, इसको हमने बार बार डिक्रीज किया है। इसके लिए हम एक फैक्ट इंट फैक्ट इक्वल टू 1 से इनिशियलाइजेशन कर लेंगे। जब भी हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, तो ये हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। ये रिजल्ट प्रिंट कब होगा? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन यहाँ पे कॉलिंग भी एक प्रोसेस होगा। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर क्लास को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हम नंबर को इनपुट लेते हैं, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंटर द नंबर। उसके बाद इंट n इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके लिए लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक फैक्टोरियल का रिटर्न टाइप हम वाइड दे देते हैं, एंड यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टोरियल, एंड इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं इंट n। हम फैक्टोरियल जब कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने देखा था हमने एक फॉर लूप चलाया था, जिसको हम इंट आई इक्वल टू n टू 1 तक गए थे, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस हो जाएगा। एंड इसको करने के लिए हमने एक इंट फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाया था, जिसको इनिशियलाइज किया था 1 से। उसके बाद हमने फैक्ट को कैलकुलेट किया था, फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया था फैक्टोरियल को। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ये जो हमने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है, यहाँ पर इसको कॉल कर ले रहे हैं फैक्टोरियल एंड पास कर दे रहे हैं एन। यहाँ पे हमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप वायर्ड यूज किया है। हम इसमें एक और कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारा नंबर निगेटिव हो रहा है तो हमारा प्रिंट होना चाहिए इनवैलिड नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ n लेस देन 0, प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड नंबर, एंड यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं। अब कोड को रन कराते हैं। यहाँ बोला इंटर द नंबर, हम 5 इंटर कर दे रहे हैं, फैक्टोरियल यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। चलिए इसे हम ड्राई रन करके समझते हैं। हमने n की वैल्यू को 5 लिया था, सपोज हमने ये ले लिया था, एंड हमने फैक्ट की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया था, फैक्ट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर i इक्वल टू n से हमारा चलेगा, i इक्वल टू हमारी 5 हो गई। अब कंडीशन चेक करते हैं, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हमारी कंडीशन है। तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट कर ले रहे हैं, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। तो हमने ये फैक्टोरियल की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करी थी, तो ये 1 हो जाएगी, एंड आई की वैल्यू हमने 5 ली थी, तो ये होकर हो गई 5। अगेन हम आई को डिक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू अब हो गई 4। अब अगेन कंडीशन चेक करेंगे ये वाली, तो 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई। अगेन हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे, तो फैक्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारी फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, फैक्ट की वैल्यू 5 आई थी, एंड आई की वैल्यू हमने 4 ली है, तो ये हो गया हमारा 20। अगेन आई को डिक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब अगेन कंडीशन चेक करेंगे, आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अगेन फैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये है फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, फैक्ट की वैल्यू 20
आई की वैल्यू हमने 3 ली है, ये होकर हो गई 60। अगेन आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगेन हम फैक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये है फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, फैक्ट की वैल्यू 60, आई की वैल्यू हमने 2 ली है, ये होकर हो गई 120। अब अगेन आई को डिक्रीमेंट करेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगी 1, कंडीशन चेक करेंगे 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन 2, फैक्ट कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट की वैल्यू 120 आई है, मल्टीप्लाई बाई आई, आई की वैल्यू हमारी 1, ये आ जाएगी 120। अगेन आई को डिक्रीमेंट करेंगे तो आई 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया अपने फैक्ट को एंड यहाँ से रिटर्न कर गए। तो ये था हमारा कोड। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम चेक करेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में हम एक नंबर लेंगे यूजर से इनपुट, एंड एक फंक्शन बनाएंगे हम इज चेक नाम का, या फिर ऑड इवन नाम का भी आप बना सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक नाम का हम फंक्शन बनाएंगे एंड यहाँ पर हम दे देंगे नंबर पैरामीटर। अगर हमारा नंबर इवन आएगा तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर हमारा नंबर ऑड आएगा तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन है। तो जब हम फंक्शन बनाएंगे तो बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक बुलियन, हम इज इवन नाम का फंक्शन बना लेते हैं एंड यहाँ पर नंबर पास कर देते हैं इन नंबर। अगर जो नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से एंड ये हमारा 0 आ जाएगा, तो इट मीन्स आपका नंबर इवन है, मीन्स आपका ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं रिटर्न, या फिर इसको हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, इंट रिजल्ट इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। आप ऐसा भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे रिटर्न कर दीजिएगा रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। बट हम इसे एक ही लाइन में कर ले रहे हैं, ये हमने कर लिया। एंड जो ये हमारा मेन मेथड है उसमें हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। चलिए इसे हम कोड से समझते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं इनपुट, इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन, इसके लिए हम लिख लेते हैं इंटर द नंबर। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, हमारा रिटर्न टाइप बुलियन था तो हम बुलियन लगाएंगे एंड यहाँ पर लगा देते हैं इज इवन। हमारा नंबर इवन आएगा तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे एंड नंबर इवन नहीं आएगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे एंड यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर दे रहे हैं इंट नंबर। इसके बाद जो हमने ये नंबर लिया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स नंबर इवन है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिटर्न लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ, एंड ये हम फंक्शन को कॉल करते हैं इज इवन, एंड हमने एन पैरामीटर दे दिया, क्योंकि ये हमारी इज इवन या तो ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ट्रू रिटर्न करेगी तो ये हमारी इफ वाली कंडीशन चलेगी, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगी तो हमारे एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे नंबर इज इवन। अगर ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम प्रिंट कर दे रहे हैं नंबर इज ऑड। अब हम कोड रन कराते हैं। बोला है इंटर द नंबर, हम 4 इंटर कर दिए, हमारा प्रिंट हो गया नंबर इज इवन।
अगेन हम कोड को रन कराते हैं एंड यहाँ पर फिर से बोल रहा है इंटर द नंबर। हम 5 इंटर कर दिए, ये हो गया नंबर इज ऑड। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही, ये हमने कैसे एक ही लाइन में लिख लिया, तो चलिए इसे हम 2 लाइन में कर लेते हैं। तो इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हमारा रिटर्न टाइप बूलियन है, क्योंकि ये हमारा या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, बूलियन रिजल्ट इक्वल टू, ये हमने कर दिया। यहाँ पे ब्रेसेस लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे एंड इसके बाद हम अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न रिजल्ट। चलिए हम अगेन कोड को रन कराते हैं। यहाँ पर बोला है इंटर द नंबर, हम 4 अगेन इंटर कर देते हैं, तो हमारा नंबर इज इवन आ गया। कोड को अगेन रन कराते हैं एंड यहाँ पर 5 करते हैं, तो ये हमारा नंबर इज ऑड आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया है एंड इसका जो रिजल्ट आया ट्रू या फॉल्स, हम इसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिए एंड यहाँ पर हमने रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। इसके बाद अगर हमारा ये ट्रू आया, तो ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया एंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। इसके लिए हम 3 नंबर इनपुट लेते हैं एंड उनमें से जो हमारा मैक्सिमम नंबर है उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम 3 नंबर को इनपुट लेंगे एंड इनमें से हम किसी 2 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। सपोज इसमें हमें मैक्सिमम मिल गया है बी एंड ए हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अगेन हम इसमें से मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। अगर इसमें से मैक्सिमम ए मिल रहा है तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो हमारा एक जावा में एक फंक्शन होता है मैथ डॉट मैक्स नाम का, जो आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करके दे देगा। इसे हम आगे अभी समझेंगे। बस आप मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए ये यूज करिए एंड आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। अब हम 3 नंबर को इनपुट पे लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, उसके बाद लिखते हैं इंट ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम सेकेंड नंबर ले लेते हैं इनपुट, सेकेंड नंबर, उसके लिए इंट बी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम थर्ड नंबर को इनपुट ले लेते हैं, उसके लिए लिखते हैं इंट सी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जो हमें तीनों नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करके दे देगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स ऑफ 3। जो हमें नंबर रिटर्न करके मिलेगा वो इंटीजर होगा, क्योंकि हमने इंटीजर नंबर को इनपुट लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर दे दिया। अब यहाँ पर हम तीनों नंबर को पैरामीटर दे देते हैं इंट ए, इंट बी एंड इंट सी। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपने मैक्सिमम को, उसे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। रिजल्ट इक्वल टू, अब आपका मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए इसे हम समझते हैं। तब आपने देखा कि सबसे पहले हमने बी एंड सी का मैक्सिमम कैलकुलेट किया, तो हम इसका मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं मैथ डॉट मैक्स बी एंड सी। इसका मैक्सिमम सपोज बी कैलकुलेट होके आया, तो इसमें से भी कोई भी एक बी कैलकुलेट होके या सी, जो भी मैक्सिमम रहेगा वो आ जाएगा एंड उसमें हमने पास कर दिया ए को एंड इसका भी हमने मैक्सिमम निकाल लिया। तो इसका मैक्सिमम अगर सपोज ए निकला तो ए आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर हम एक और मैथ डॉट फंक्शन लगाएंगे मैथ डॉट मैक्स एंड इसमें हम पास कर देंगे ए। तो ऐसे हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं। चलिए इसे हम कोड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स
ए कॉमा मैथ डॉट मैक्स फिर बी एंड सी। तो इससे हमारा मैक्सिमम मिल जाएगा एंड अब हम रिटर्न कर देंगे इस रिजल्ट को। तो रिटर्न रिजल्ट। अब हम इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही अपने फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम है मैक्स ऑफ 3 एंड पैरामीटर ए बी सी, क्योंकि हमने ये 3 इनपुट लिया था ए बी सी। अब हम कोड रन कराते हैं। यहाँ पे पूछा फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर 4 दे रहे हैं, सेकेंड नंबर हम 5 दे रहे हैं एंड थर्ड नंबर हम 6 दे रहे हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम कैलकुलेट होकर आ गया 6। तो ऐसे हमने अपने 3 नंबर में से मैक्सिमम को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेट पावर x के पावर y। तो जो ये y है हमारा, ये हमारा एक्सपोनेंट है एंड x जो है हमारा बेस है। अगर हम इसे मैथ में देखें तो हम लिखते हैं x की पावर y। सबसे पहले हम एक पावर नाम का फंक्शन बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पावर कैलकुलेट करना है एंड उसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे इंट x एंड इंट y। इस फंक्शन का काम है x की पावर y को कैलकुलेट करना, मीन्स x को y टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्योंकि अगर हमें 2 के पावर 4 कैलकुलेट करना है तो हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर हमें x की पावर y कैलकुलेट करना है, मीन्स x को y टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप के थ्रू हम x को y टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे रिजल्ट नाम के। एंड लूप के बाद फाइनल रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे, मीन्स प्रिंट कर देंगे। तो जो ये हमारा रिजल्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, x को y टाइम मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो इसके लिए हम रिजल्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको 1 से इनिशियलाइज किया। चलिए इसे ड्राई रन करके हम समझते हैं। हम यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह हो जाएगा 2 एंड y की जगह हो जाएगा 4। अब हम इनिशियलाइज के इंट रिजल्ट इक्वल टू 1 से एंड हम एक फॉर लूप चलाएंगे इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन y की वैल्यू हम 4 लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 भी लिख सकते हैं या फिर y भी लिख सकते हैं, i को प्लस प्लस। हम यहाँ 0 से 4 तक मीन्स 0 1 2 3 ये जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, जब हमने 2 के पावर 4 कैलकुलेट किया था तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था, मीन्स लूप हमारा 4 टाइम चलना चाहिए। इसलिए हमने 0 से इनिशियलाइज करके i लेस देन 4 तक गए, मीन्स 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए एंड 3 के लिए। एंड हमने रिजल्ट को इनिशियलाइज किया था 1 से। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे x की वैल्यू हमने 2 ली थी तो 2 कर दिए। अगर हम i की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, 0 लेस देन हमारी 4 हो जाएगी। तो हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 2। रिजल्ट की वैल्यू 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी 2। अब हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, i इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर हम रिजल्ट को अपने कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 2। रिजल्ट की पहले वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारी 4 आ गई। फिर हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू हो जाएगी 2 2 लेस देन 4, ये हमारी कंडीशन चेक हुई, ये हमारी ट्रू आ जाएगी। फिर हम कैलकुलेट कर देंगे रिजल्ट को, रिजल्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगी रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 2। रिजल्ट की वैल्यू हमारी 4 थी
4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारी 8 आ गई। फिर i को इंक्रीमेंट करेंगे, i इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3, हम कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन 4, कंडीशन हमारी ट्रू, फिर हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगी रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 2, तो रिजल्ट की वैल्यू हमारी थी 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारी आ गई 16। अब अगर हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो i 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेंगे 4 लेस देन 4, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे एंड प्रिंट कर देंगे अपने रिजल्ट को एंड यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। तो ये था हमारा कोड, चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम बेस को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटर दी बेस। अब बेस को इनपुट ले लेते हैं, इंट बेस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम एक्सपोनेंट ले लेते हैं, इंटर दी एक्सपोनेंट इंट एक्सपो इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट पावर, हमने इसका रिटर्न टाइप इंट दिया क्योंकि ये हमारी कैलकुलेट होकर इंटीजर आएगी। इंट यहाँ पर हम पास कर दे रहे हैं x एंड इंट y, तो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो x है एंड जो एक्सपोनेंट है वो हमारा y है। उसके बाद हम इंट रिजल्ट 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड अब एक हम फॉर लूप चलाते हैं, ये फॉर लूप हमारा पावर कैलकुलेट करेगा, तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन हमारी हो जाएगी y i प्लस प्लस। पीछे जब हमने कोड को ड्राई रन किया था तो हमने x की वैल्यू ली थी 2 एंड y की वैल्यू ली थी 4, तो कोड को हमने i लेस देन 4 तक चलाया था, तो यहाँ पे हमने y लिख दिया। अब हम रिजल्ट को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई x, यहाँ से हम प्रिंट करा ले रहे हैं रिजल्ट को एंड अब हम रिटर्न कर जा रहे हैं, रिटर्न रिजल्ट। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं, पावर बेस, पैरामीटर हम दे दे रहे हैं एक्सपोनेंट। कोड को अब रन करते हैं, बोला इंटर दी बेस, हम बेस 2 दे देते हैं एंड एक्सपोनेंट हम 4 दे दे रहे हैं, तो ये हमारा पावर कैलकुलेट होकर आ गई 16। तो एवरीवन, आज के लेक्चर में हमने देखा फंक्शन एंड इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए एंड हमने मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट देखा। चलिए हम एक बार लास्ट में फिर से फंक्शन को समझ लेते हैं। सपोज हमारा एक फंक्शन है, इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इनपुट देंगे एंड यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा। ये हमारा एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जावा में सेम इसी टाइप का फंक्शन होता है, वहां पर भी हम इनपुट देते हैं एंड कुछ हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है एंड हमें यहाँ पर रिटर्न वैल्यू मीन्स आउटपुट मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम एक फंक्शन बना लेते हैं एंड जब भी हमें इसे कैलकुलेट करना होता है हम यहाँ पर a की वैल्यू एंड b की वैल्यू को पास कर देते हैं एंड आउटपुट हमें मिल जाता है। अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर 10 टाइम कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को बार बार 10 टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बस इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं एंड इसका फंक्शन बना लेते हैं, फिर जब भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए होता है हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं एंड हमारा ये आउटपुट दे देता है। तो ये होता है हमारा फंक्शन।
तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।